यस। तो हम बात कर रहे हैं कीलेट रिंग या कीलेट लिगेंड्स के बारे में। तो हमने देखा जो मोस्टली बाइडेंटेट लिगेंड्स होते हैं या पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। बाइडेंटेट मतलब जो कितने बॉन्ड बनाए, दो बॉन्ड बनाए, और पॉलीडेंटेट जो दो या दो से ज्यादा बॉन्ड बनाए, दो से ज्यादा बॉन्ड बनाए, उन्हें अपन पॉलीडेंटेट कह रहे हैं। तो जब वो मेटल के साथ कनेक्ट होते हैं या मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो एक रिंग की फॉर्मेशन करते हैं, एक रिंग बनती है। तो ऐसे लिगेंड्स को तो हम कहते हैं कीलेट लिगेंड, और बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो कीलेट कंपाउंड बन जाते हैं, और रिंग को कीलेट रिंग कहते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है, कि व्हेन पॉलीडेंटेट लिगेंड्स connect या linked with metal through coordinate bond they form a ring like structure। ओके, तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको एक्सप्लेन करेंगे अभी अपन। रिंग लाइक स्ट्रक्चर, द रिंग इज कॉल्ड दैट रिंग इज कॉल्ड कीलेट रिंग। उस रिंग को तो आप क्या बोलेंगे, कीलेट रिंग बोलेंगे, ठीक है। एंड लिगेंड इज कॉल्ड कीलेट लिगेंड and the compound is called कीलेट कंपाउंड। इस कंपाउंड को कीलेट कंपाउंड भी कहते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि पॉलीडेंटेट कंपाउंड्स में ये देखने को मिलेगा। पॉलीडेंटेट मतलब कोई भी दो या दो से ज्यादा बॉन्ड बनाने वाले। तो सपोज एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे पास एग्जांपल है Cu एंड इथाइलिन डाइएमाइन En होल 2, और इसके ऊपर चार्ज है 2+, ठीक है। तो ये मैंने कंपाउंड बनाया। अब अगर इस कंपाउंड का मैं स्ट्रक्चर देखता हूं तो किस तरह से दिखेगा। तो यहां एक चीज समझने वाली कि En क्या होता है बेटा। En किसे कहते हैं, किसी को नाम ध्यान है? इथाइलिन डाइएमाइन, ठीक है। और आपको ध्यान होगा इथाइलिन डाइएमाइन का जो अपन ने स्ट्रक्चर देखा था, इथाइलिन डाइएमाइन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था कि CH2 NH2 CH2 NH2, इसको हम इथाइलिन डाइएमाइन कह रहे थे, ठीक है। और इथाइलिन डाइएमाइन में हमने कहा था कि नाइट्रोजन के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं, एक यहां से बॉन्ड बनता है, एक यहां से बॉन्ड बनता है। अब अगर ये इथाइलिन डाइएमाइन जिसको हम En कह रहे हैं, ये दो है और ये कॉपर से कनेक्टेड है, तो कैसा कंपाउंड बनाएंगे, कुछ इस तरह से बनाएंगे। कॉपर बीच में होगा और इथाइलिन डाइएमाइन इधर होगा, Cu CH2 NH2, ठीक है। और एक यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बन रहा है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से बन रहा है, ठीक है। एक इस नाइट्रोजन से, एक इस नाइट्रोजन से। सिमिलरली यहां पर भी एक NH2 यहां पर है, CH2, एक CH2, फिर NH2, और इस तरह से है, ठीक है। तो अब अगर आप यहां पर देखते हैं, ये जो मैंने कंपाउंड बनाया है 2+ चार्ज आ जाएगा, यानी इस कंपाउंड को मैंने यहां ओपन स्ट्रक्चर में बना दिया, ठीक है। ये En क्या चीज है, ये वाला स्ट्रक्चर En है, इथाइलिन डाइएमाइन। तो अब आप देखो यहां पर एक रिंग बन रही है, ठीक है। तो ये जो रिंग है, इस रिंग को तो हम क्या बोलते हैं, दिस रिंग इज कॉल्ड कीलेट रिंग। इस रिंग को तो हम बोलते हैं कीलेट रिंग। और क्योंकि कीलेट रिंग ये वाला कंपाउंड बना सकता है, ये लिगेंड बना सकता है, इसलिए इथाइलिन डाइएमाइन को अपन एक कीलेट लिगेंड भी कह सकते हैं। और ये पूरा जो कंपाउंड बन गया, ये पूरा कंपाउंड क्या है, ये कीलेट कंपाउंड बन गया है, कीलेट कंपाउंड बन गया है, ठीक है। इसको देखो अलग से मैंने क्यों बताया, अलग से इसलिए बताया क्योंकि बेटा जो कीलेट कंपाउंड्स होते हैं, ध्यान रखना, उनकी स्टेबिलिटी जो नॉर्मल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनसे ज्यादा होती है। ये वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, ये नॉर्मल जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनसे ज्यादा स्टेबल होते हैं इस कीलेट रिंग की वजह से, ठीक है। इसका ब्रेकेज जो होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसमें ये पॉइंट भी आप चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हो
कि these compounds are more stable, ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं। और ये जो मैंने बताया पॉइंट, ये आगे वापस काम आएगा जब हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे। यस, बोलिए बेटा। एक्चुअली क्या होता है, हाँ तो वो चीज समझना। देखो EN जो होता है ना बेटा, इथाइलिन डाइमाइन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कोई मुझे बता सकता है कितना है? इसके ऊपर चार्ज कितना है? 0। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि इसके ऊपर चार्ज 0 है। ठीक है, तो जो कॉपर है यहाँ पर Cu2+, इसी का चार्ज हमें यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको X मानते हैं, ठीक है, प्लस इसका चार्ज तो 0 है, 0 × 2। हाँ, तो स्ट्रक्चर से भी बेटा ये तो पूरा 0 ही है। जैसे मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर हमारे पास जो कंपाउंड है, ये वाला लिगेंड है, इसका चार्ज तो 0 है, इसका चार्ज भी 0 है। तो इसका मतलब कॉपर का जो, ये दोनों तो न्यूट्रल हो गए, न्यूट्रल लिगेंड है, तो कॉपर का जो चार्ज होगा 2+, तो उसका चार्ज भी हमें यहाँ पर दिखाई देगा। नाइट्रोजन बिल्कुल अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिए है नाइट्रोजन ने। ठीक है, और यहां पर नाइट्रोजन जो है दोनों में, नहीं बेटा यहां नहीं आएगा। एक्चुअली मैंने बताया ना, यहां हम लोग इंडिविजुअल एटम की बात नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली हमने ये चीज ऑलरेडी डिसाइड पढ़ ली है कि ये वाला जो कंपाउंड होता है हमारे पास में, जिसको हम इथाइलिन डाइमाइन कहते हैं। ठीक है, इथाइलिन डाइमाइन हमारे पास में एक न्यूट्रल लिगेंड है। और दूसरा, चार्ज क्यों नहीं आएगा ये भी समझना आप। मैंने आपको एक बात बताई थी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चार्ज हम कैसे शो करते हैं। 2 तरीके होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप इसकी बात कर रहे हैं कि ये इथाइलिन डाइमाइन जो है वो इस तरह से कंपाउंड बना रहा है, एक सेकेंड। ठीक है, तो हम इसको, है ना, 2 तरह से एक्सप्रेस करते हैं। अगर मान लो मैं एरो बना रहा हूं, तो एरो बनाते समय मुझे फिर नेगेटिव या पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एरो क्या चीज शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन से किसकी तरफ जा रहा है? कॉपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब फिर चार्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, है ना। तो इस तरह ये जो 2+ चार्ज है वो कॉपर पर है। सो आई थिंक कीलेट लिगेंड, कीलेट रिंग क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। चले आगे। ओके ओके, चलते हैं आगे। अब देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, दैट इज, वो आएगा, एक सेकेंड इसको रफ कर दें, फिर बात करते हैं। यस, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ये क्या चीज होती है देखते हैं। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, RON। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूं आपको कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, इसको बहुत अच्छी तरह से याद रखना, क्योंकि ये आगे इस चैप्टर में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, ये कुछ शेप्स हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। देखो एक्चुअली होता क्या है हमें पता है सेंट्रल एटम जो मेटल होता है वो बिल्कुल बीच में रहता है, और सभी लिगेंड्स उसके चारों तरफ अरेंज होते हैं। तो जो अरेंजमेंट है लिगेंड्स का मेटल के चारों तरफ, और जो वो स्ट्रक्चर या शेप बनाते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो यहां पर इसके लिए अपन सिंपल सी टर्म यूज में ले सकते हैं कि मेटल एटम और आयन, इनमें से कोई एक हो सकता है, is surrounded by ligands and form a structure that is called coordination पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, मतलब लिगेंड मेटल के चारों तरफ अरेंज होते हैं, जैसे अभी अपन ने 1-2 स्ट्रक्चर देखे, और एक शेप या स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। अब यहां पर ये किसके बेस पर स्ट्रक्चर बनेगा, ये चीज समझने वाली है कि हमारे पास लिगेंड कितने हैं, उसके बेस पर हम यहाँ पर इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कम से स्टार्ट करेंगे, फिर ज्यादा से ज्यादा की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हमारे पास में नंबर ऑफ लिगेंड जो है वो 4 हैं। ठीक है, अगर 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं,
तो उस कंडीशन में, या फिर हम कहें कि इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर है ML4, ठीक है। ML4 का मतलब M से तो है मेटल और L से लिगेंड, और 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो ये 4 लिगेंड किस तरह से अपने को अरेंज करेंगे, तो इसके 2 अरेंजमेंट पॉसिबल है हमारे पास, ठीक है। पहला अरेंजमेंट होता है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर में मेटल आपके पास बिल्कुल बीच में होता है और 4 लिगेंड 4 आपको कॉर्नर पर मिल जाएंगे लाइक दिस। और इसको अगर अपन इस तरह से इमेजिनरी लाइन से शो करें तो आपको दिख जाएगा कि स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। भाई स्क्वायर तो आपको पता ही है, तो बिल्कुल स्क्वायर के सेंटर में मेटल होगा आपके पास में, और 4 लिगेंड्स जो होंगे वो इसके 4 कॉर्नर्स पर अरेंज होंगे, और ये फ्लैट स्ट्रक्चर है क्योंकि मैंने प्लेनर वर्ड यूज में लिया है। स्क्वायर है लेकिन प्लेन के अंदर है, वन प्लेन के अंदर है। और दूसरा जो इसका स्ट्रक्चर होता है दैट इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल से आप पहले से परिचित है, बिकॉज आप इसे किसमें पढ़ चुके हैं, मीथेन के स्ट्रक्चर में आप 11th में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। 10th में भी आप इसको पढ़ चुके हैं, बिल्कुल। तो उसमें आप देखते हैं कि मेटल तो बिल्कुल सेंटर में होता है, लेकिन इसके 4 कॉर्नर पर, ठीक है, 3D के अंदर लाइक दिस, 3D में इसमें इस तरह से 4 लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर अपन इनके कॉर्नर्स को मिला देते हैं, इस तरह से मिला देते हैं, तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, उसमें 4 फेसेस होते हैं। और इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप। या एंगल भी हमें ध्यान रख सकते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है इसमें यहाँ 90 डिग्री के एंगल है सभी, ठीक है। तो ये दोनों शेप कब बनेंगे, जब आपके पास 4 लिगेंड होंगे और वो मेटल के चारों तरफ अरेंज होंगे। तो ये 2 तरह के पॉसिबल है। अब ये कब तो स्क्वायर प्लेनर बनेगा, कब टेट्राहेड्रल बनेगा, ये डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, जिसको अपन इसी चैप्टर में थोड़ा सा आगे जाकर के पढ़ेंगे। अभी मैं हाइब्रिडाइजेशन में एंटर नहीं हो रहा हूं क्योंकि अभी मैं केवल शेप्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी आपको बस ये ध्यान रखना है कि तुरंत जब भी अपन बोले कि टेट्राहेड्रल, तो स्ट्राइक करना चाहिए ऐसा शेप, ठीक है। और स्क्वायर प्लेनर बोलते ही ये शेप आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर अपन इसको हाइब्रिडाइजेशन से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद बात करें कि अगर हमारे पास सपोज, ये तो फर्स्ट टाइप हो गया। सेकेंड टाइप है हमारे पास नंबर ऑफ लिगेंड, जो है लिगेंड वो अगर 5 है, ठीक है, 5 लिगेंड है, तो या फिर हम करें कि ML5 टाइप हमारे पास में, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो उसका शेप किस तरह से पॉसिबल है, कैसा हो सकता है, तो उसका शेप हमें मोस्टली इस तरह से देखने को मिलेगा कि आपके पास में इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी आपको ये देखने को मिल सकती है कि आपके पास लिगेंड जो है सेंटर में हो, और सॉरी मेटल सेंटर में हो, एक लिगेंड यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर हो, ठीक है। तो ये तो हमारे पास में क्या हो गया बेटा स्ट्रक्चर। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर, ठीक है। और इसके ऊपर एक लिगेंड और नीचे एक लिगेंड बना दे, बिल्कुल ट्रायंगुलर पिरामिडल बोलते हैं इसको, ठीक है। इट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर पिरामिडल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। ये अरेंजमेंट हो सकता है। दूसरा जो अरेंजमेंट होता है वो इस तरह से पॉसिबल है कि मेटल आपके पास सेंटर में है और 4 लिगेंड आपके पास इस तरह से अरेंज होंगे, 1 2 3 और 4 तो ये हो गए, और 5th लिगेंड आपके पास ऊपर की तरफ हो सकता है। तो अगर आप इसको देखते हैं तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये तो हो गया स्क्वायर, और स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड बन रहा है लाइक दिस, ठीक है। स्क्वायर के ऊपर एक लिगेंड को ले लिया अपन ने, पिरामिड बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। इसे स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं। तो ये दोनों कब बनते हैं, जब आपके पास लिगेंड 5 हो या M5 टाइप का आपके पास में स्ट्रक्चर हो, ठीक है। इसके एंगल्स भी देख सकते हैं हम। हाँ बोलिए बेटा। यस, ट्रायंगुलर पिरामिडल में एक्चुअली क्या होता है भाई, 5 लिगेंड है आपके पास, ठीक है। तो 5 लिगेंड को आपको अरेंज करना है। तो जैसा मैंने कहा कि सेंटर में तो मेटल होगा आपके पास, और उस सेंटर में एक फ्लैट स्ट्रक्चर में, ठीक है, आप इसको ये समझ सकते हैं जैसे ये फ्लैट ले लिया मैंने स्ट्रक्चर, सपोज माय हैंड इज अ फ्लैट स्ट्रक्चर, इसके सेंटर में एक मेटल है, ठीक है। और इस मेटल के एक कॉर्नर पर, हाथ के जैसे एक कॉर्नर पर यहाँ एक लिगेंड है, एक यहाँ लिगेंड है, एक यहाँ लिगेंड है, इस तरह से एक ट्रायंगल बना रही है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल तो फ्लैट हो गया। अब इस फ्लैट ट्रायंगल के ऊपर एक लिगेंड हो सकता है और एक लिगेंड नीचे हो सकता है।
तो इस तरह से आपके पास में यहाँ पर दो पिरामिड बन जाएंगे, ठीक है। एक पिरामिड ऊपर की तरफ बन जाएगा इस तरह से अगर आप बनाएं तो, और एक पिरामिड आपके पास नीचे की तरफ बन जाएगा लाइक दिस। इसको इससे जोड़ दो लाइंस को इस तरह से, ठीक है। तो इसको इसलिए बाई पिरामिडल बोला। हाँ बाई पिरामिड, अच्छा पिरामिडल ही लिखा है क्या अपन ने, ठीक है बिल्कुल बेटा, ठीक है। तो ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल है क्योंकि दो पिरामिड बन रही है ना इसके अंदर, एक पिरामिड ऊपर की तरफ बन रहा है और एक पिरामिड नीचे की तरफ बन रहा है, ठीक है। और एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है जो हमें ध्यान रखना है, जो मोस्टली यूज में आएगा हमारे पास, और वो है कि अगर आपके पास लिगेंड, हाँ सॉरी एंगल्स बता रहे थे, एंगल एक बार बता दूं पहले मैं। तो अब जैसे ये हमारे पास बाई पिरामिडल है, ठीक है। एक बार मैं इसकी ये रेज हटा रहा हूं ताकि ये हौच पौच नहीं हो जाए, ठीक है। इसका एक पिरामिडल शेप हटा रहा हूं मैं एक बार, ठीक है। तो ये आपके पास में ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल शेप है। अब इस ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल शेप में, इस ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल शेप में अगर मैं एंगल की बात करता हूं, ठीक है, एक सेकेंड इसको इस तरह मिला दें। अगर मैं इसमें एंगल की बात करता हूं तो देखिए एंगल किस तरह से होगा कि आप देखो ये वाली जो लाइन है ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये ट्रायंगल तो फ्लैट है और फ्लैट के ऊपर आप इसको यूं रख रहे हो, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री। तो ये वाला, हाँ बिल्कुल ये 90 डिग्री का होगा। और अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये ट्रायंगल इस तरह से है, ये ट्रायंगल इस तरह से है, ठीक है, और इस ट्रायंगल के सेंटर के अंदर एक पॉइंट है, तो अगर मैं इस पॉइंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं तो हर एक कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री का होता है ना पूरा सर्कल, तो यहाँ पर ये 120 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो ये एंगल आपके पास में जो है ये 120 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरह से 120 डिग्री के 3 एंगल होंगे आपके पास, और 90 डिग्री के 2 एंगल होंगे जो परपेंडिकुलर, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है, ठीक है, वो 90 के होंगे। सिमिलरली अगर अपन इसको देखते हैं, ठीक है, जो हमारे पास स्क्वायर पिरामिडल है, तो स्क्वायर तो हमें पता ही है कि स्क्वायर को अगर आप दो डायगोनल बनाते हैं उसके अंदर स्क्वायर में, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री के बनते हैं इस तरह से एंगल, ये 90 का होगा, ये भी 90 का होगा और ये भी 90 का होगा, ठीक है। लेकिन जो परपेंडिकुलर दिख रहा है हमें वो इस फ्लैट के साथ 90 का होगा, ठीक है। आप ये स्क्वायर बनाया आपने प्लेनर और एक 90 डिग्री इसके ऊपर बना रहे हैं, तो ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल भी हमारे पास 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब इसमें सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। इसमें 120 और 90 डिग्री के दो तरह के एंगल देखने को मिलेंगे। और लास्ट जो हमारा आता है इसमें वो आता है नंबर 3, दैट इज अगर आपके पास नंबर ऑफ लिगेंड 6 हो तो, नंबर ऑफ लिगेंड्स जो है वो अगर आपके पास 6 है, तो नंबर ऑफ लिगेंड 6 होने का मतलब क्या हो गया, ML6 टाइप आपके पास कॉम्प्लेक्स है, इस तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ML6 टाइप। तो ML6 टाइप में इसका स्ट्रक्चर आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि मेटल आपके पास सेंटर में है, एक लिगेंड यहां है, एक लिगेंड यहां है, एक लिगेंड यहां है, एक लिगेंड आपके पास यहां पर है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास स्क्वायर, तो 4 तो स्क्वायर में सामने आ गए, और इसके अलावा एक ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर और एक नीचे की तरफ परपेंडिकुलर, तो एक ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर बना देते हैं लिगेंड और एक नीचे की तरफ लिगेंड परपेंडिकुलर बना देते हैं। तो अब यहां पर देखो इसको क्या कह सकते हैं कि ये तो स्क्वायर हो गया और बाई पिरामिडल कह सकते हैं, तो इसे बोल सकते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल, ठीक है। इट इज स्क्वायर बाई पिरामिडल। बाई पिरामिडल कैसे है, देखो पिरामिड ऐसे ऊपर बन रहा है, एक पिरामिड यहां पर बन रहा है, ठीक है, एक यहां से ड्रॉ कर सकते हैं, एक पिरामिड मैंने ऊपर शो कर दिया है इस तरह से, ये पिरामिड है। अगर इस लाइन को मैं यूं बना दूं तो इसके फेसेस हो जाएंगे पिरामिड के, ठीक है। तो इस तरह से आगे पीछे भी फेस हो सकते हैं इसके, ऐसे एक नीचे की तरफ भी पिरामिड बनेगा। मैंने सारे पिरामिड नहीं बनाए हैं भाई, आप इसको बिल्कुल ऐसे समझ लें जैसे मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर के सेंटर के अंदर से एक पॉइंट को आप ऊपर ले लें और एक नीचे ले लें, ऊपर वाले को हर कॉर्नर से मिला दो आप, ठीक है, ऊपर वाले को हर कॉर्नर से मिला दो। इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ एक बार, देखो इससे आपको हेल्प मिलेगी समझने में। यहाँ से मैंने एक पॉइंट उठाया ऊपर की तरफ इस तरह से, और इस पॉइंट को मैंने चारों कॉर्नर से मिला दिया, तो ये पिरामिड की तरह उठा हुआ नहीं दिखेगा, हमें पिरामिड की तरह उठा हुआ दिखेगा ना भाई, 4 कॉर्नर से आपने उठाया, तो एक पिरामिड तो ऐसे ऊपर की तरफ बनेगा और ऐसी एक पिरामिड नीचे की तरफ बनेगा, तो इस तरह 2 पिरामिड बनेंगे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बाई पिरामिडल, ठीक है।
स्क्वायर बाइपिरामिडल का एक नाम और होता है, इसे हम ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं, ध्यान रखना बेटा, इसे हम ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं। ऑक्टाहेड्रल इसलिए कहते हैं, ऑक्टा का मतलब होता है 8 और हेड्रल का मतलब होता है फेस। ठीक है, इसमें टोटल 8 फेस होते हैं। 8 फेस कैसे होते हैं पता है? देखिए, जैसे मैंने इसका ऊपर वाला पार्ट यहां शो किया है आपको, 8 फेस काउंट करा रहा हूं मैं आपको। देखिए, एक फेस तो ये हो गया, ठीक है, एक फेस ये हो गया, और ऐसा ही एक फेस पीछे की तरफ, ऐसा ही एक फेस आगे की तरफ। टोटल कितने फेस हो गए? 4। 4 फेस ऊपर हो गए, ऐसे ही 4 फेस नीचे हो जाएंगे, तो टोटल कितने फेस हो गए? 8 फेस हो गए। और जिसके पास 8 फेस बनते हैं इसमें, जैसे इसको जब आप मिलाओगे ना, तो नीचे भी आपके पास 4 फेस बन जाएंगे इस तरह से। तो ये शेप क्या कहलाएगा? ऑक्टाहेड्रल, मतलब यहां पर 8 फेस हो जाएंगे टोटल। तो इस तरह से हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं, उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में टोटल मिलाकर के हमने 5 तरह के शेप देख लिए हैं। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ठीक है, इसके अलावा एक देख लिया हमने ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल और एक स्क्वायर बाइपिरामिडल। ठीक है, तो इन शेप्स को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे जब हम इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो ये शेप्स आपके काम में आएंगे। ठीक है, चलिए, तो इसे रफ कर दें बेटा, फर्स्ट और सेकंड वाले को। ओके, ठीक है, चलो फर्स्ट को और सेकंड को रफ कर देते हैं। ओके, और अब जो हम देखने जा रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको तो आपको अच्छी तरह तैयार कर लेना है, दैट इज IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अब जो हम बात कर रहे हैं वो है IUPAC नेमिंग या नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड। बेटा इसमें बुक्स में बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं इस IUPAC कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नोमेनक्लेचर के। मैं आपको ना सिंपल सा एक फॉर्मूला बताऊंगा, आपको बस वो फॉर्मूला फॉलो करना है और इजीली आप उन कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। ठीक है, देखिए हम एक एक करके ले रहे हैं। सबसे पहला जो है टाइप फर्स्ट। फर्स्ट टाइप जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसको ले रहा हूं मैं। तो वो कुछ इस तरह से दिखता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस तरह से है कि आपके पास शुरू में मेटल लिखा हुआ है, मेटल के बाद लिगेंड लिखा हुआ है, लिगेंड की जो संख्या है, नंबर ऑफ लिगेंड, उसको मैंने n से शो किया है। ठीक है, और फिर मैंने यहां पर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है। उसके बाद यहां कोई नॉन मेटल लिखा हुआ है, x कोई भी नॉन मेटल हो सकता है। एक बार मैं इसको बता देता हूं क्या क्या है। n यहां पर आपके पास मेटल है, ठीक है, सेंट्रल मेटल हो सकता है। यहां ये आपके पास में लिगेंड है, ठीक है। x जो है ये कोई भी नॉन मेटल हो सकता है। नॉन मेटल का मतलब जैसे क्लोरीन हो सकता है, क्लोराइड, सल्फाइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कुछ भी हो सकता है। और n जो है ये नंबर ऑफ लिगेंड्स है। ठीक है, अगर इस तरह के कंपाउंड आपको मिलते हैं और उसका आपको IUPAC नोमेनक्लेचर करना है, नाम लिखना है आपको IUPAC में, तो आप कैसे लिखेंगे? तो ध्यान रखिए, सबसे पहले जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिख रहा है हमें, इसका नाम लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना बेटा, ये आपका पॉजिटिव आयन है। ठीक है, ये पॉजिटिव आयन है। आगे वाला पॉजिटिव आयन होता है, पीछे वाला नेगेटिव आयन होता है। और ये जो पीछे वाला X माइनस आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है? ये नेगेटिव आयन है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो भी एक आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनाएगा। तो जब आप नोमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहला काम आपको करना है इस पॉजिटिव आयन का नाम लिखना है, उसके बाद नेगेटिव आयन का लिखना है। अब पॉजिटिव आयन में भी आपके पास दो चीज है, मेटल भी है और लिगेंड भी है। तो पहले किसका नाम लिखेंगे? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले आप नाम लिखते हैं लिगेंड का। ठीक है, जो लिगेंड से इसका नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। अब लिगेंड में भी ध्यान रखें, यहाँ इस लिगेंड की संख्या भी लिखी हुई है, n नंबर ऑफ लिगेंड है यहाँ पर। तो पहले आप इसके नंबर जो है ना, कितने लिगेंड है, उसे आप जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरह के वर्ड यूज में लेकर के लिखते हैं। जैसे मान लो आपके पास 4 साइनाइड हो गए, तो आप क्या लिखेंगे? टेट्रा साइनो। या आपके पास 2 क्लोराइड है तो लिखोगे डाई क्लोराइड या क्लोरिडो। ठीक है,
तो अब कहने का मतलब है पहले तो आप लिखेंगे नंबर, ठीक है, नंबर मतलब ये संख्या लिखनी है आपको, कितने हैं ये, ठीक है, मोनो डाई ट्राई पेंटा हेक्सा जो भी है वो लिखेंगे, ठीक। और नंबर लिखने के बाद फिर आपको लिगेंड लिखना है, नेम ऑफ लिगेंड, ठीक है, लिगेंड का नाम लिखना है कि वो लिगेंड कौन सा है, आपने लिख दिया। और लिगेंड का नाम लिखने के बाद फिर बारी आती है बैटल की। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई जरूरी नहीं है एक ही लिगेंड हो, आपके पास 2 तरह के लिगेंड हो सकते हैं, 3 तरह के लिगेंड हो सकते हैं। तो उस केस में क्या करेंगे, अल्फाबेट जो एबीसीडी में पहले आता है, अल्फाबेट में पहले आता है, पहले उसको लिखें, और जो अल्फाबेट में बाद में आता है उसको बाद में लिखें, ठीक है। तो नेम ऑफ लिगेंड लिखा, या मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग उसका नाम लिख दो आप। और इसको लिखने के बाद फिर आप लिखोगे मेटल, ठीक है, मेटल लिखोगे, मोस्ट प्रोबेबली आपको मेटल आयन मिलेगा, ठीक है। तो जो मेटल आयन है उस मेटल आयन को लिखें, और उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ओएस का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो मैंने बता दिया आपको, एक्स कैसे निकालते हैं इसमें एक्स मान करके। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में लिखनी है, लेकिन ध्यान रखना है कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन, ठीक है, रोमन में होनी चाहिए, ठीक है। इसको वैसे काउंटिंग में नहीं लिखना, रोमन में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे। अगर मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट 1 आ रही है तो ब्रैकेट में फर्स्ट लिखोगे, अगर 2 आ रही है तो सेकंड लिखोगे, 3 आ रही है तो थर्ड लिखोगे, ठीक है। इसको स्टॉक नोटेशन बोलते हैं अपन वैसे तो केमिस्ट्री में, कि स्टॉक नोटेशन में लिखेंगे या रोमन में लिखेंगे, ठीक है। और अब यहां तक कंप्लीट हो गया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि ये जो कुछ आप लिखोगे ना, ये जो कुछ आप लिखोगे पूरा का पूरा यहां से यहां तक, इन 1 वर्ड, एक ही वर्ड में लिखना है, वो वर्ड बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, सबको मिक्स कर देना है, ठीक है, मिला के लिखना है एक ही वर्ड के अंदर। या मोटे तौर पर आप ये ध्यान रख लें कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर की चीज है उसको टुकड़े नहीं करने हैं, उसके बीच में गैप नहीं देना है, ठीक है। जब ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक साथ आप मिला करके लिख दोगे, उसके बाद फिर आपको स्पेस छोड़ना है, ठीक है। स्पेस छोड़ के जो लास्ट में आपके पास नॉन मेटल लिखा है उसका नाम लिखना है, स्पेस छोड़ के नेम ऑफ नॉन मेटल, इस नॉन मेटल का नाम आ जाएगा, ठीक है। स्पेस छोड़ना है बीच में, ध्यान रखना है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आगे की चीज है ये। तो ये अपने पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इसको मैं ना एग्जांपल की हेल्प से ले रहा हूं, ऊपर वाला वो मिटा रहा हूं मैं, और एक दो अपन इस तरह के एग्जांपल लेते हैं जो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, एक सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं अपन। इस तरह का कंपाउंड, जैसे मान लीजिए आपके पास में है CONH3 और Cl3, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो अब यहां पर आपको इसकी नेमिंग करनी है। तो नेमिंग करने में हमारा रूल ये कहता है कि सबसे पहले नंबर, फिर नेम ऑफ लिगेंड। तो नंबर मतलब, अब ये लिगेंड तो ये है आपके पास जो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, तो इसका नंबर कितना है 6। तो 6 को आप क्या बोलते हैं, हेक्सा, ठीक है। तो आप बिल्कुल सबसे पहले आप लिखेंगे यहां पर हेक्सा, आपने लिखा हेक्सा। हेक्सा लिखने के बाद फिर आप देखो NH3 लिखा हुआ है, तो NH3 का नाम क्या होता है लिगेंड की फॉर्म में, देखो आप, एमाइन, ओके, हेक्सा एमाइन, ओके, हेक्सा एमाइन, ठीक है, हेक्सा एमाइन। और उसके बाद में अब एमाइन हो चुका है, लिगेंड आ चुका। अब लिगेंड के बाद क्या लिखना है, क्योंकि अगर 2 होती है तो मैं अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट लिखता, अकेला ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर मुझे लिखना है मेटल आयन। तो मेटल आयन जो कोबाल्ट है, मुझे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट भी तो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, पहले इसके ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लूंगा, इसको x मान करके, x + 0 × 6 और फिर +-1 × 3 = 0। तो जब x को कैलकुलेट करूंगा तो +3 आएगा, ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे पास +3 आएगी। तो अब ये है आपके पास कोबाल्ट, तो मैं लिखूंगा आगे हेक्सा एमाइन कोबाल्ट, और ब्रैकेट में लिखूंगा थर्ड, ठीक है। थर्ड क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, थर्ड। अब ये पूरा मैंने एक साथ लिखा है, देखो इसमें गैप नहीं दिया है मैंने। अब इसके आगे मैं गैप दूंगा, क्योंकि आगे जो मेरे पास में Cl लिखा हुआ है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, ठीक है, और ये लिगेंड नहीं है, ध्यान रखना, लिगेंड वो होता है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है। तो अब इसको ना हम लोग क्लोरिडो या क्लोरो नहीं बोलेंगे,
इसको क्या बोलेंगे? क्लोराइड। जो जनरल अपन लिखते हैं जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड, हाँ नॉन मेटल है ये, तो नॉन मेटल की फॉर्म में इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोराइड। एक और इंपॉर्टेंट बात, इसकी संख्या नहीं लिखते हैं, इसकी संख्या नहीं लिखते हैं क्योंकि ये नॉर्मल है। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास AlCl3 होता तो आप इसको क्या बोलते? एल्युमिनियम क्लोराइड बोलते, या एल्युमिनियम, है ना, एल्युमिनियम क्लोराइड बोलते, वो अंडरस्टूड है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैं यहाँ पर ट्राई क्लोराइड बोलने की मुझे जरूरत नहीं है। तो सिमिलरली जो नॉन मेटल बाहर, हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बेटा, अगर नोमेनक्लेचर आता है तो आपको निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट वहां पर लिख देना है, ठीक है। और अगर अलग से क्वेश्चन में ही पूछा जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट तो ही निकालना है, ठीक है। और इसके बाद आप लिख देंगे क्लोराइड, यस क्लोराइड। तो ये आपका IUPAC नेम हो गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आराम से अपन निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे चल रहे हैं, थोड़ा सा इसको और डिफिकल्ट बनाते हैं। अब ऐसा एग्जांपल लेते हैं जहां पर आपके पास में जो लीजेंड है वो एक से ज्यादा हो या दो तरह के हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहां ले लेते हैं Fe, और यहां ले लिया हमने NH3 ले लिया, एक NH3 दूसरा ले लेते हैं, एक तो ले लेते हैं हम CN, ठीक है 2, और एक ले लेते हैं हम H2O, और ये भी 2 ले लेते हैं, और एक और ले लेते हैं NH3 भी ले लेते हैं, ठीक है NH3 2, और यहाँ पर चार्ज ओके Cl क्या दूसरा लगा देते हैं, ब्रोमाइड, ओके। ये अपन ने कंपाउंड ले लिया, ये अपने पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब इसकी नेमिंग करनी है हमें। अब इसकी नेमिंग में आप, हाँ बोलिए बेटा, बोलो, हाँ बोलो। बेटा इसके अंदर जब आप IUPAC नेमिंग कर रहे हैं, जब तो फिलहाल तो आप इसको डाई यूज में लेंगे, ठीक है, डाई यूज में ले, वैसे बाई भी यूज में लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ IUPAC में तो डाई यूज में लेना है आपको। बाकी 2 के लिए एक और अपन लोग प्रीफिक्स काम में लेते हैं बेस, जो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन अभी ये ध्यान दें, तो जैसे अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास में साइनो है, ठीक है, जो C से स्टार्ट होता है, एमिनो है जो A से स्टार्ट होता है, और एक्वा है AQ से, और एमिनो AM से, ठीक है एमीन। तो अब हमें अल्फाबेटिकली देखना है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि पहले हमें लिगेंड और उसकी संख्या लिखनी है। तो लिगेंड में आपके पास में पहले जो आता है वो A आता है, और A में भी AM या AQ ये चेक करना है, ठीक है। तो Q और M में से पहले कौन आता है? MnOPQ, MnOPQ, M पहले आता है, Q बाद में आता है, ठीक है। तो इसका मतलब पहले इसको लिखा जाएगा, दूसरे नंबर पर इसको लिखा जाएगा, और तीसरे नंबर पर इसको लिखा जाएगा, ठीक है, गॉट इट। तो पहले अपन लिखते हैं डाई एमाइन, ठीक है, और उसके बाद में आपके पास एक्वा है, डाई एक्वा, और फिर उसके बाद आपके पास है साइनो, 2 साइनो है, तो डाई साइनो, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास मेटल है जो आपको लिखना है 3rd नंबर पर, ठीक है। तो मेटल जो है आपके पास उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखनी पड़ेगी, लेकिन पहले मेटल को क्या लिखेंगे आपके पास में? Fe आयरन, ठीक है, आयरन ही बोलते हैं इसको अपन। तो यहां पर आयरन नहीं, फेरस की जरूरत नहीं है बेटा। अभी फिलहाल इसको जैसे जब अगर Fe आपके पास में मेटल की उसमें पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है तो उसको आयरन ही लिखना है, ठीक है ना, फेरस नहीं लिखना है, ध्यान रखें, आयरन ही लिखना है। और क्योंकि आप देखो फेरस अपन लिख रहे हैं तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि फेरस की हमें पता है +2 है, फेरिक की +3 है। तो हम यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट लगा रहे हैं इसलिए हम आयरन लिख करके ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देंगे, ठीक है। तो आयरन लिख करके इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। तो मैं देखो आप निकालना बता रखा है मैंने आपको कि भाई वैसे इसका 0 है, यहाँ पर इसका 0 है, और ये -1 × 2 है, ठीक है, और इसकी -1 है। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो धीरे धीरे क्या आप ऑटोमेटिकली अपने आप हाँ निकाल पाओगे। तो हमें साफ दिख रहा है कि -1 और -2 -3 हो गया, बाकी तो 0 है। -3 को कौन बैलेंस करेगा? +3। तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? +3। बाकी आप x मान के कैलकुलेट कर सकते हो, यही आएगी, ठीक है। तो यहां पर अपन ने लिख दिया 3rd, ओके 3rd। और अब यहां तक ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंप्लीट हो गया, एक सेंटेंस वर्ड कंप्लीट हो गया। लास्ट में Br बच रहा है, तो Br को आप क्या बोलेंगे? ब्रोमाइड, ठीक है, ये ब्रोमाइड हो गया हमारे पास। क्लियर है?
ये -4 यहाँ नहीं, ठीक है। तो ये इसका यूपीएससी नेमिंग हो गया। चलिए आगे, चलिए इसको रफ कर दो बेटा नीचे वाले को। ओके, एक सेकेंड। ओके, चलिए इसको भी रफ कर रहा हूं मैं। और अब कुछ एग्जांपल अपन और ले लेते हैं अपने बुक के अकॉर्डिंग और उनको करते हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल में टाइम आउट होने वाला है, तो मैं एक बार फिर बीच में वापस से दिक्कत आएगी, तो एक बार मैं लीव करके और वापस से कनेक्ट कर रहा हूँ।